अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले चंद माह में पाकिस्तान की सियासत और बिलखसूस कराची की सियासत में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब पाकिस्तान वापस आए, उनके साथी वापस आए और उन्होंने पाक से ज़मीन पार्टी बनाई। और इसके अलावा चंद दिन पहले आप कह सकते हैं कि MQM में भी हमने देखा है कि बड़ी तब्दीलियां आई हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब उनके साथी कहते हैं कि पार्टी का कंट्रोल अब हमने संभाल लिया है, लंदन से और अल्ताफ हुसैन साहब से मुकम्मल लाताल्लुकी हो गई है। तो इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे और हमें आज ज्वाइन किया है PSP के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब वक्त देने के लिए। पहले तो आज की जो ताज़ा अपडेट्स हैं उस पर बात कर लें। आज सिंध हाई कोर्ट के बाहर बैनर लगे हुए नजर आए जिस पर लिखा हुआ था जो तहरीक कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। तो ये पैगाम किसके लिए है? आपके लिए है, आप गद्दारों के लिए है, या डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जो गद्दारी की है उसके लिए है? बस मुझे तो हंसी आती है कि वो खैर हमारे लिए तो नहीं है, इसलिए कि हमारे लिए होता तो हम तो जो है वो 3 मार्च से आए हुए हैं, लेकिन आई थिंक और हमारे लिए होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हम जो है वो मरकर जन्नत में जाना चाहते हैं। फारूक भाई जो है बगैर मरे जन्नत में जाना चाहते हैं ना, तो ये उन लोगों की परेशानी का बायस है जो बगैर मरे जन्नत में जाना चाहते हैं। बस जन्नत में जाने के लिए तो मरना पड़ेगा, मरे बगैर तो नहीं जा सकते आप। लेकिन बड़ी गद्दारी तो आपने की है, उन्होंने तो नीम गद्दारी की है ना। तो हमारा तो खुला डुल्ला उनको पता है, बैनर लगाने वालों को पता है कि हम तो सर पे कफर बांध करके आए, हमें वो बैनर से असर होगा नहीं। तो जिन्होंने अभी जो है वो कायदे तहरीक को निकाला है पार्टी से और जो कह रहे हैं कि जो हमने पार्टी टेक ओवर कर ली है, तो आई थिंक ये जो मैसेज तो उन्हीं के लिए है शायद। ये और डॉक्टर फारूक सत्तार के खिलाफ भी बैनर लगे हुए हैं, उन्होंने गद्दारी की है। मुझे तो सरप्राइज कोई भी नहीं है इसके अंदर। मुझे तो मेरी सारी बातें उठाकर देख लें और जो हो रहा है वो होता हुआ देख लें। अगर उसमें कोई फ़र्क नज़र आ जाए, अल्लाह ताला ने अब तक तो जो है वो नहीं हमें गलत साबित किया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी अच्छा फिर हमें पता है कि हम साजिश नहीं कर रहे, या हम कोई सियासत नहीं कर रहे, या हम इसके अंदर कोई मुनाफकत नहीं कर रहे, कोई झूठ नहीं बोल रहे। मुझे पता है कि ये होना है सारा, मुझे पता है ये होना है। लेकिन आप तो जब से ये लाताल्लुकी का ऐलान किया है MQM पाकिस्तान ने, आप कहते हैं ये सब मिली भगत है, ये सब ड्रामा हो रहा है, लेकिन आज बैनर फारूक सत्तार के खिलाफ लगना या अल्ताफ हुसैन साहब के हक में लगना, ये इस बात का सबूत नहीं है कि मुकम्मल लाताल्लुकी। आप मेरी अगर आप मेरी सारी बातें सुनेंगे तो मैंने दोनों बातें साथ साथ कही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उधर अल्ताफ हुसैन को भी समझा रहे हैं कि आपको बचाने का वाहिद तरीका है कि हम ये करें और ना सबके सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन ये समझने के लिए तैयार नहीं है, उनको बोल दो रहे हैं अच्छा ठीक है कर लो, लेकिन उनकी किताब में, उनके डिक्शनरी में किसी को पार्टी देना है नहीं। वो साथ साथ पैरेलल अपना सिस्टम भी चलाएंगे जो ये काम करेगा। हाँ। तो फारूक सत्तार के साथ बैठे हुए लोगों से लेफ्ट राइट पे, जिस तरह फारूक सत्तार के पास तो MPs हैं, सेक्टर वेक्टर तो है नहीं उनके पास, तो सेक्टरों में सेक्टर इंचार्जेस को, यूनिट इंचार्जेस को डायरेक्ट वो फिर अप्रोच कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि भाई इन लोगों के पास नहीं जाना, और उनको डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं सारे में। ठीक है, तो ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये पैरेलल अजीम अहमद तारिक के साथ भी यही हुआ था। एक तरफ अखबार में बयान दे दिया कि कारकुनान अजीम अहमद तारिक के हाथ मजबूत करें, और दूसरी तरफ तमाम सेक्टरों को कारकुनान को फ़ोन करके कहा कि नहीं जाओ वहाँ पे, अपनी वेट करो, अपनी पैरेलल जो है वो पार्ट जो है वो वेट करो। अजीम अहमद तारिक गद्दार हो गए। तो फारूक सत्तार के साथ भी जो है वो, और फारूक सत्तार एंड कंपनी जो है उनकी सारी, उनके साथ भी यही हो रहा है। आपका इस पे तज्जिया क्या है? ये हाथ दोनों जगह से हो रहा है, फारूक सत्तार साहब भी कर रहे हैं लंदन के साथ और लंदन भी कर रहे हैं इनके साथ? हाँ, या हाँ, ऐसे ही। तो उसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब चाहते हैं कि अब पार्टी की ग्रिप और कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, बेशक आहिस्ता आहिस्ता है लेकिन आ जाए। देखिए उसकी वजह ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो उनकी बहुत पहले से। अगर आप मेरी गुफ्तगू याद करें 3 मार्च से आने के बाद, तो मैं तो कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि डॉक्टर फारूक सत्तार चाहते हैं कि जो वो उनकी ख्वाहिश है कि वो उनको पार्टी की क़यादत मिल जाए। अल्ताफ हुसैन या तो जो अल्लाह मियां को प्यारे हो जाएं, या फिर जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड को प्यारे हो जाएं। तो उन दोनों सूरतों में उनकी ख्वाहिश है कि पार्टी उनकी झोलियों में आगे गिर जाए। अभी फारूक सत्तार जो कर रहे हैं वो खुद को, और उनके साथ जो उनके हवारी हैं सारे, वो खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए अगर आप 22 तारीख के एपिसोड को ना ओवरलुक करें। 22 तारीख को अल्ताफ हुसैन ने इनको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां पर अपनी जान बचाने के लिए इनकी मजबूरी हो गई कि ये वाली बात करें, और वो भी ब्लफ कर रहे हैं बेसिकली। ये 22 तारीख की सुबह तक, तो दोपहर तक तो ये सारा जब कुछ अल्ताफ हुसैन साहब के एक अल्फाज को तो उन्होंने बैठ कर सुनी है सारी बातें, उसके ऊपर ओबे भी किया, किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। हमला हो गया ARY पे, किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। रात को आते हैं, वहाँ से पकड़े जाते हैं, और जिस तरीके से पकड़े जाते हैं जी, उस पर भी कोई आवाज़। उसके बाद रात भर इस्टेब्लिशमेंट के पास वो जो है वो रात गुजारते हैं पूरी। वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट इनको जो है वो औरतों की,
लड़कों की वीडियोस दिखाते हैं जो लोग हमले में मुलविस रहे हैं, जो लोग कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। इन्होंने खुद ये बातें की आके टीवी पे, ये इन्होंने खुद ये वाली बातें की। दो अफराद ये फारूक सत्तार और उनके साथ जो साहब पकड़े गए थे, उन्होंने, लेकिन वो कह रहे थे कि उससे पहले भी हम बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो जो है, मैं तो सीक्वेंस बात, वो तो जो कह रहे थे छोड़ो ना उनको, अभी जो हुआ है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने रात भर उनको वीडियोस दिखाई हैं, उन्होंने खवातीन की शनाख्त की है, उन्होंने लड़कों की शनाख्त की है, सबके एड्रेसेस, पते सारी चीज़ें बताई हैं, जब जाकर सुबह उनकी जान छूटी है। बट पॉइंट मेरा ये है कि उस दिन भी आने के बाद उन्होंने हाफ हार्टेडली दोनों तरफ डिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने जो बोल के भेजा होगा उनको, वो भी नहीं बोल पा रहे, कायदे तहरीक को से अलहदगी भी नहीं कर पा रहे हो, कायदे तहरीक के साथ भी रहना भी है। तो ये बड़ी डाइकोटमी है। ये वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हैं जिनके बारे में आप 3 मार्च से ये कहते हैं कि बड़े मासूम हैं। आज आप उनको एक चालाक फारूक सत्तार भी कह रहे हैं, कभी आप उनको झूठा भी कह देते हैं। मतलब है क्या, मासूम है या चालाक है डॉक्टर? मासूमी है। अच्छा, अपने फायदे नुकसान का पता ही नहीं है इस आदमी को। मासूम है, बिल्कुल मासूम है। अभी भी मासूम कहता हूँ, उस वक्त भी मैं जिन मायनों में इनको मासूम कहता था, अभी भी उन मायनों में मासूम कहता हूँ। क्या मजीद करें ला ताल्लुक की और उसको वाजे करने में? आप यकीन नहीं कर रहे, दीगर लोग यकीन नहीं कर रहे। उन्होंने आइन में तरमीम कर दी, उन्होंने मुज़म्मती करारदाद नेशनल असेंबली में पेश कर दी। मतलब क्या चाहते हैं, उल्टा लटक जाए? क्या करें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये बताएं ना। कुछ ना करें जो करना है। मुझे मुस्तफा कमाल को क्या प्रॉब्लम है, मुझे बता। अगर शहजाद इकबाल ओपोनेंट है, शहजाद नहीं कौन कह रहा है क्योंकि सियासी ओपोनेंट है ना। तो इनके ओपोनेंट यार, इनकी क्या हैसियत है? बतौर सहाफी तो मैं आपको 2 सियासी जमातों के तौर पे देखता हूँ ना, कि कराची की 2 बड़ी जमातें, पीटीआई के पास भी जाकर बात करो, पीटीआई के पास भी जाकर बात करो। नहीं, हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं यार। वो तो हमने ये अगले मोर्चों की लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर रॉ का कब्जा है, इसको छुड़वाएंगे। पूरे पाकिस्तान को आज़ाद कराना है हमने। इस कराची को रॉ के कब्जे से आज़ाद कराना है। नहीं, हमारा ये हमारी इनकी हमारे लिए कोई, हमारे नजदीक कोई हैसियत ही नहीं। लेकिन आप जब भी आए हैं टीवी पे, आपने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि ला ताल्लुकी नहीं हुई है, और ये अभी भी जो है एक गेम प्लान है, वहां से अहकामात आते रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि फोन पे बातचीत ना हो। 2 एक बड़े इकदाम जो इन्होंने लिए हैं, आइन में तरमीम और मुज़म्मती करारदाद, इसके बाद मजीद क्या खैर आप डिस्कस करना चाहते हो? आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं शहजाद, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको। आइनी तरमीम, ये को 1973 के आइन में तब्दीली की है उन्होंने, कि पार्लियामेंट में जाकर एक 2/3 मेजॉरिटी लेकर उसके बाद आइन में क्या है? आइन में सर मुझे बताओ। एमक्यूएम की पार्टी में तब्दीली है ना? क्या है? एक तो उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन से प्रोसेस क्या, मुझे प्रोसेस बताओ। राब्ता कमेटी के कुछ मेंबरान बैठे होंगे, तमाम नहीं होंगे तो मुझे पता है। बड़े सारे राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, कुछ लंदन में हैं, कहाँ बैठे होंगे, कहीं भी बैठेंगे, पीआईबी में बैठे होंगे, पीआईबी में बैठकर राब्ता कमेटी का अरकान और राब्ता कमेटी का अरकान का अल्लाह माफ करे नाम भी पूरे कोई ले दे तो जो है मैं उसको गोल्ड मेडल पेश करूं। काफी नए लोग भी, हाँ, वो गोल्ड मेडल पेश करूं। मतलब वो उनके नाम आगे पीछे कैसे हैं कि वो, अच्छा, वो बैठ कर उन्होंने तरमीम कर दी। हाँ, और कमरे में बैठ कर तरमीम कर दी उन्होंने, कायद को निकाल दिया उसमें से। वाह वाह, जबरदस्त। कन्वीनर के पावर भी कम कर दिए, कन्वीनर के पावर भी खत्म कर दिए। लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि जी कन्वीनर और उससे कायद तहरीक जो है वो बिल्कुल माइनस हो गए। नो, उसके बाद जो है वो लंदन कहते हैं, लंदन से हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं है। लंदन में नदीम नुसरत जो कि अल्ताफ हुसैन का कन्वीनर था, अब उन्होंने उसको जो है, लेकिन उसकी राब्ता कमेटी शिप रहने दी। अब वो रहता अल्ताफ हुसैन के घर में, वो तनख्वाह अल्ताफ हुसैन से लेते हैं। तनख्वाहदार मुलाजिम है बाय द वे ये लोग, ये कन्वीनर शनवीनर सारे हैं। 3-3, 3.5, 4-4 हाँ, नहीं, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है ना। ये सारे लोग वहाँ पे तो जितने लोग हैं सारे तनख्वाहदार हैं सारे। तो ये तो मुलाजमीन है बेसिकली, ये तो मुलाजमीन है। ये खालों के पैसे, ये फितरा ज़कात सारे इसकी इनके, और इनके घर, लग्जरी घर, ट्रैवलिंग सारी है। उसके बाद उसके फ़ोन का बिल, सारी चीज़ें तो पार्टी पे अल्ताफ हुसैन पेड है। वो शख्स अगर वहाँ से कॉल करेगा, फारूक सत्तार को एडवाइस देगा या बात करेगा, तो किसकी बिहाफ पे बात करेगा? अल्ताफ हुसैन की बिहाफ पे बात करेगा। अल्ताफ हुसैन। और ये कहते हैं हमने अल्ताफ हुसैन को निकाल दिया। वो कह रहे हैं कि जब तक कन्वीनर, खैर चलिए इसकी तफसील आप मानो, मुझे कोई इतराज नहीं। आप मानो, पाकिस्तान के लोग माने, मेरा मुस्तफा आप समझते हैं कि अभी भी सारे अहकामात वहीं से आएंगे और कोई वो नहीं। तो मैं ये पूछा करने की क्या जरूरत है? मतलब चले एक चीज सुना देता हूँ जो आपने की थी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के हवाले से। इन्होंने कहा था कि आप गंदगी में हैं, हमारे पास आ जाएं, हम आपको ड्राई क्लीन करवा देते हैं। सुनिए मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कहा था। हो जाएंगे साहब, ड्राई क्लीनर तो बड़ी अच्छी चीज है यार। फारूक भाई को अभी भी गंदे रहने का क्यों शौक है? फारूक भाई अभी भी क्यों गंदे रहना चाहते हैं? और खुद जो है वो भी अभी एक छोटी मशीन से धुल कर आए उधर, वहां पर जब पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया। ड्राई क्लीनिंग मशीन, मैं तो बोलता हूँ भाई आपको भी धो देंगे यार, आप आओ तो सही ना, बिल्कुल धो देंगे।
ये आप ही ने उनको मशवरा दिया था, हमारे पास है हम ड्राई क्लीन करेंगे, वैसे ही आप पे इल्जाम लगता है बड़ी वॉशिंग मशीन है आपके पास, अच्छी बात है यार, ये तो इल्जाम लेने के लिए तैयार हूं, सारा मेल धो देते हैं। ये तो ये दावत है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कि पीएसपी में आ जाएं और सारे आपके गुनाह माफ। जिस कॉन्टेस्ट में ये बात हुई है, आई डोंट नो कि किस वक्त ये वाली बात हुई है बिल्कुल, मैंने कभी कही है। मैं उनको तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा, अगर वाकई उनको अपने इस कौम के लिए कुछ करना है तो कुछ ना करें, सच बोलें। सच वो है जो हम बता रहे हैं दुनिया को। देखो शहजाद भाई, अगर 22 तारीख को ऐसा नहीं हुआ कि अल्ताफ हुसैन के अंदर से जो है वो पाकिस्तान की सिम निकाल कर जो है इंडिया की सिम लगा दी हो, तो चला रहा है काफी अर्से, ठीक है ना। हाँ। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 22 अगस्त को जो कोई मोबाइल फोन तो नहीं है कि टेलीनॉर के सिम निकालकर मूवी लिंक के सिम लगा दी, ठीक है। ये तो अल्ताफ हुसैन, ये मैं कोई पहले ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तानी सिम लगी हुई थी और 22 तारीख को वो पाकिस्तानी सिम निकालकर पाकिस्तान जिंदाबाद के सिम निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद की सिम लगा दी। मेरा पॉइंट ये है, उसका एक बैकग्राउंड है पहले से, और वो बैकग्राउंड क्या है जो मैं 6 महीने से बता रहा हूँ। तो अगर उस दिन वो बैकग्राउंड उसका साबित हो गया है और अगर फारूक सत्तार उस दिन को डिसओन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने गलत काम किया है, तो उसमें इतनी जुर्रत पैदा करनी चाहिए फारूक सत्तार को कि वो फिर कहे कि जी मुस्तफा कमाल और उसके लोग जो 6 महीनों से बात कर रहे हैं वो मनोवन ठीक बात है, मतलब जुर्रत पैदा करें, जो खुल के मुजम्मत उन तमाम बातों की करें, चाहे रॉ से एफिलिएशन है, फंडिंग लेने का मामला है, जो सारी बातें आप करते रहे। I mean, इसकी ये अलग अलग नहीं है। 22 तारीख के एपिसोड को शहजाद भाई, 22 तारीख के एपिसोड को आप उस 6 महीनों से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीजें करेंगे तो फिर आपको एतमाद होगा कि हाँ अब मुकम्मल लाताल्लुकी हाँ, की है। सच बोल रहे हैं। अच्छा ये कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि सच बोल रहे हैं ना। एक और बात भी इसमें आपने ऐड की थी, आपने कहा था मैंडेट जो है वो अल्ताफ हुसैन का है, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली का हो, नेशनल असेंबली का हो, या अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। तो इसके लिए आप समझते हैं अगर वो इस्तीफा दे देंगे, जैसे आसिफ हसैन साहब ने इस्तीफा दिया, वो आपकी पार्टी में आ गए, चले इस्तीफा देके साइड में बैठ जाए तो भी आपको यकीन हो जाएगा कि मैं तो इस्तीफा देके जाएं, दोबारा इलेक्शन ले, पॉलिटिक्स करनी है ना। हम उनको कहते हैं कि पाक सरजमीन पार्टी उनके आगे नहीं खड़ी होगी, दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले लें। बल्कि मैं तो अपील कर दूंगा लोगों से कि भाई इनको दे दो वोट एक दफा। अच्छा, ये सवाल मैंने भी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से पूछा था और आपका भी हवाला दिया था, पीटीआई का भी दिया था। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने क्या जवाब दिया था, इसका सुनिए। हमारी चूसी हुई गंडेरी को अगर हम निकाल के रख दें और उसी में से जो बचा हुआ अगर कुछ बचा खुचा जूस है वो चूसी हुई गंडेरी को चूसना चाहते हैं तो बता दें कि अब उन्होंने अपनी पॉलिसी रिव्यू कर दी। अगर 2018 से पहले वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अगर बताएं तो फिर मैं भी जो है वो कोई फैसला करूं कि चलें उससे पहले कोई मार्का होना है। तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने चैलेंज किया था, वो कह रहे हैं कि ठीक है हमें इस्तीफा मांग रहे हैं, हम इस्तीफा देते हैं, पाक से ज़मीन और मुस्तफ़ा कमाल साहब को बोले बाई इलेक्शन में हमारा सामना करें, बाई इलेक्शन में हमारा सामना करें तो हो जाएंगे, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अब ये चैलेंज है आपके लिए, कबूल करें। अच्छा बोले इस्तीफा दो तो फिर आप बोले इस्तीफे तो दो, इस्तीफे आप हामी तो भरते ना, इस्तीफे दो, मैं जो है बोलो वो सारे सीटों से इस्तीफे दो और मैं फिर अपनी पॉलिसी का ऐलान करता हूँ। पॉलिसी का ऐलान करेंगे, इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर तो लो, चैलेंज है डॉक्टर। चलो हाँ ठीक है, जहाँ से अगर उनको वाकई मुझे सामने इलेक्शन लड़ना है, सारी सीटों से इस्तीफे दो और जो फिर मैं अपनी पॉलिसी का ऐलान कर देता हूँ। चलो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ये चैलेंज एक्सेप्टेड मैं समझूंगा इसको। मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं इस्तीफा दे और पीएसपी 2018 से पहले बाई इलेक्शन में आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए इस पॉइंट पे अगर आप जो हमारी पॉलिसी नहीं है, मैं तो उनको ऑफर कर रहा हूँ कि भाई आप इस्तीफे दो और जाकर इलेक्शन लड़ो, हम खड़े नहीं होंगे। लेकिन उनको जो है बहुत शौक है पंजे आजमाई का। तो फारूक भाई वैसे बेचारे नन्ही सी जान है, अल्ताफ हुसैन की लाश को उठाए फिर रहे हैं, इतनी गिरती हुई दीवार को अपने नन्हे हाथों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दबकर मर जाएंगे मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह के 4 बैनर और लग गए ना, तो अभी तो ये इधर साउथ में लग रहा है सारा बैनर, ये रोजाना अल्ताफ हुसैन एक सेक्टर में इनके लिए बैनर लगवाएंगे। आपको ये बात अच्छी तरह पता है क्योंकि आप लोग अब जब पाकिस्तान और आपके साथ ही आए कि MQM के खिलाफ बात करना, अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बात करना कोई आसान चीज नहीं थी। आप लोग भी आए यहाँ पर, आप लोगों ने हिम्मत की, अलग पार्टी बनाई। नहीं किया कभी आप लोगों ने हमारी जुर्रत को अप्रिशिएट किया, बिल्कुल आप तो उसको जो टैग लगा देते हो कि ये फलां के कहने पे हो रहा है, फलां के कहने पे। सवाल तो हम करेंगे, तो आप उस पर डिनाई कर देते हैं, वो भी हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी जुर्रत का मुजाहरा तो किया ना कि कौन MQM सेटअप में रहते हुए ही मुजम्मत करे अल्ताफ हुसैन की, अल्ताफ हुसैन से कहे कि आइन से नाम आपका निकाल दिया है। मैं सवाल करूं मुझे याद है। अच्छा ये नहीं करते 22 तारीख के बाद तो क्या होता? तो आपको लगता है कि नहीं आप कॉज बताओ मुझे, नहीं करते, माहौल याद करो 22 के बाद। और मुझे क्या आपने गुस्सा देखा नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का कि जिस तरीके से डॉक्टर फारूक सत्तार को, एस्टेब्लिशमेंट पूरे पाकिस्तान का, तो अच्छा क्या होता मुझे बताओ, नहीं करते। मेरे ख्याल से आज जितना अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी हो रही होती, ये दफन हो चुके होते सारे के सारे। इनकी ये बन हो चुके होते, आर्टिकल 6 चल रहा होता, पार्टी इनकी बैन हो चुकी होती
और ये इनके इनकी 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 एमपीशिप एमएनशिप सब। तो भाई कॉस्ट अपने आप को बचाने के लिए किया है ना। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी और उनके साथ जो लोग हैं उसमें और इसमें जो है वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और तुमने तो सारी बातें सुनी हैं 6 महीने तक, सारी बातें बताने वाला भी आ गया, उसको डिनाई किया। ताब हुसैन ने जब तुम्हें बिल्कुल बीच चौराहे पे लाकर तुम्हारे जब कपड़े उतारे हैं तुम्हारे, जब जाग और तुम्हें जब ठुड्डे पड़े हैं वहां पे, वहां से पड़ गए तुम्हें पूरा पाकिस्तान जूते मारने के लिए खड़ा हो गया, पूरा मीडिया जूते मारने के लिए खड़ा हो गया। मेरे थोड़ी सी मैं तल्ख हो जाता हूं इस वाली बात पे माजरत के साथ। जब जाकर तुमने जो, और फिर भी कब रात पूरी गुजार के औरतों के नाम दिए तुमने। ये जो औरतें बेचारी उठ रही हैं, फारूक सत्तार में इतनी जरूरत नहीं कि रेंजर्स वालों को बोलते हैं कि भाई मैं सुनो बात कर रहे हैं कि हक में, अरे लिस्ट किसने दी है? खुद पहचान करवाई है इसने बैठ के, इसने और इन्होंने और इनके आदमी ने जो इसके साथ पकड़ा गया था बंदा, तो उसने पहचान करवाई कि फलां बाजी है, फलां बाजी, फलां बाजी। खुद तो छूट कर आ गए हो, तुम लीडर हो, हाँ लीडरी कर रहे हो। औरतें बेचारी जो है वो इस कौम की माएँ बहनें जो दहशतगर्दी की अदालतों में दहशतगर्दी के मुकदमात भुगत रही हैं। और रात भर आप बोलते, आपने इतनी जुर्रत होती, थोड़ी सी शर्म होती तो बोलते रेंजर्स वालों को कि भाई मैं जिम्मेदार हूं यार, इन औरतों को, माओ बहनों को ना पकड़ो यार, इस कौम की औरतों को इसमें जो है वो, अगर उन औरतों ने नहीं सुने वो यार, यही तो मैं कह रहा हूं, अगर उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए तो फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन करने पे तो आपको तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने बताया असल कल्प्रिट कौन है। मतलब वो तो है जिन्होंने लगवाया, लेकिन यहाँ से भी तो लगे ना। उसमें फारूक सत्तार कहीं नहीं आते। जो मैंने फुटेज देखी उसमें वो खामोश थे। औरतों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, उस औरतों ने नहीं लगाया भाई, ये चार्ज नहीं है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर उनके हाथों में डंडे थे, वहाँ पे वो एयरवाई में तस्वीरें थी, उनके औरतों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। इस चक्कर में नहीं, इसको कंप्लीट करो ना इस बात को। हाँ। क्या फारूक सत्तार नहीं बैठे तो कौन पकड़ा? जिम्मेदार आदमी। अब जब तुम पर्सन प्रिविलेजेस इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें तुम बड़े कहलाते हो, तो बुराई में भी बड़े बने हो ना, बुराई लेने में भी बड़े बनो ना भाई। आप कैसे लीडर हो यार? आप लीडरी कर रहे हो, मोबाइल आगे पीछे आपके चल रही हैं, औरतों के तुम नाम देकर आ रहे हो, सुबह औरतों को सुबह छूट कर आ रहे हो, बोलते भाई मुझे नहीं छोड़ो, मुझे सजा दो, मैं हूं जिम्मेदार इसका। जुर्रत पैदा करते इतनी, या बोलते कि भाई मेरी कौम की माँ जिस तरह मुझे माफ कर रहे हो, इस तरह मेरी कौम की माँ बहनों को भी माफ कर दो यार एक दफा। सही, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक और मौकिफ भी है, एक और तज्जिया है जिस तरीके से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अपनी पार्टी को लेकर चलना चाह रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं मुस्तफा कमाल साहब, इनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पीएसपी के चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल साहब, सियासी टाइमिंग होती है हर किसी की, आपने कुछ वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजारा, आपसे हमने पूछा कि आपने ये टाइमिंग का क्यों इंतखाब किया, आपने अपनी वजूहत बताई। अब कहा जा रहा है, और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब खुद ही आके कह चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, कि हमें थोड़ा सा मौका दिया जाए, हम मजबूत होंगे, हम डिलीवर करेंगे, हम काम करेंगे, MQM पाकिस्तान ऑटोमेटिकली मजबूत होगी, लंदन का असर रसूख कम होगा, वो कमज़ोर होंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। इस थ्योरी पे, इस स्ट्रेटजी पे आपका क्या मौका है? मैं ऑल पहले दे चुका हूँ, मैं इट्स ऑल इसकी कोई बेसिस ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज इससे मुख्तलिफ हैं। 30 सालों की सारी जो वो कारकर्दगी और अल्ताफ़ हुसैन के सारे कंडक्ट्स इससे मुख्तलिफ हैं। एक आदमी, एक सेक्टर इंचार्ज, एक यूनिट इंचार्ज उनके साथ खड़ा नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करते हैं। ये तो एक टाइम बाय करने वाली बात है उनके अपने लिए। आपको नहीं लगता कि MNAs MPs जो हैं उनमें अब ये रियलाइजेशन है कि लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता साथ? मैं तुम्हें एक बताऊँ, एक चीज़ बताऊँ आपको शहजाद भाई, ये MQM के MNA MPs हैं जिनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ठीक है, उनके घर वाले भी उनको वोट नहीं देंगे, ठीक है, वो कोई जागीरदार वडेरे तो है नहीं कि फला आदमी है उसके पास जो है वो इतने हजार आदमी लेकर आएगा। भाई ये तो MP MNA इसलिए खड़ेंगे, उनको अपनी सीट बचानी है। अभी 1.5 साल 2 साल की तनख्वाहें और उठानी है, ठेके उठाने हैं सारे, ठीक है। इनको तो जो है वो कारकुन और वर्कर इनके लिए काम करता है। ये तो इलेक्टेबल्स तो नहीं है ना, ये प्रोमिनेंट लोग तो नहीं है। ये आज छोड़कर जाकर ये अपनी बेस पे ये इलेक्शन लड़के दिखाते हैं सारे। तो आप इसकी जब इसकी एनालिसिस, तो आपने चैलेंज कबूल कर लिया, वहां से भी अगर वापस रिस्पांस आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं, आप लोग रैलीज कर रहे हैं, अभी भी आप जाना है एक रैली के लिए, ये मुख्तलिफ आपकी जो रैलीज हो रही हैं, पब्लिक सपोर्ट है, आप अब बाकायदा स्ट्रीट पे निकल के सियासत कर रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? ये आपका नुकसान नहीं है कि एक वैक्यूम आप दे रहे हैं इस वक्त? खासतौर पे देखिए, आप इसको ना माने, लेकिन बतौर तज्जियाकार जर्नलिस्ट मैं कहूंगा कि इस वक्त MQM कमजोर है, तो आप क्यों वैक्यूम देना चाह रहे हैं 2018 तक? MQM को कमजोर और मजबूत देखकर तो हमने ये वाला काम किया नहीं है, सोचा नहीं है, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मैं 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ूं, फर्ज करो मैं जीत जाता हूं, मैं 2 MPA बनाकर क्या करूंगा?
क्या करूंगा मुझे बताओ, इतनी बड़ी बड़े ऐवान में मेरे 2 MPs। आगाज तो होगा ना, हर बड़े सफर का आगाज पहले कदम से होता है। मैं रहा हूँ ना MP, पहले कदम में जो है वो हम पहले कदम में 2 MPs नहीं बनाएंगे ना मेरे भाई। और उसके लिए फिर मेरी सारी तवज्जो जाए उसकी तरफ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सेटअप जो है वो ब्रेक हो, हम इलेक्शन नहीं है, नहीं मुझे उसकी मैं अगर फायदे नुकसान देखता हूं तो मुझे उसके नुकसान ज्यादा नजर आते हैं। मेरी स्ट्रेटजी में मेरा फायदा, इसलिए कि अभी हम देखें टेक ऑफ पोजीशन में इस वक्त मैं कोई टर्बुलेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो टेक ऑफ जो फोकस ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर ही होगा 2018 तक। ठीक है, एक ऑल्टरनेट व्यू ये भी है कि आप भी जब आए आपने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की, टॉक शोज में की आपने बात, लेकिन आपने शायद ये तो ऑब्वियसली कैलकुलेट नहीं किया होगा कि इस तरह की तकरीर होगी, ला ताल्लुकी का ऐलान हो जाएगा, तो आपको भी अपनी सियासी स्ट्रेटजी अब तब्दील करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वाकई मफरूजे के तौर पे कह लें ये अलग हो जाते हैं अल्ताफ हुसैन साहब और ये अलग हो जाते हैं फारूक उस्ताद साहब, तो आपका टारगेट तो अल्ताफ हुसैन को आपने किया, ये फिर आपके लिए एक और चैलेंज होगा सियासी तौर पे वोट लेने के हवाले से कि डॉक्टर फारूक उस्ताद साहब का ग्रुप भी है। मैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं इनको भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये भी हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं वो ये बहुत अच्छी, उसके बाद एक दूसरे को जानने के बाद ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे नज़दीक जो है वो इनकी और इनके सारे जो इनके कंडक्ट्स हैं हमारी यकीन करो कंसिडरेशन में नहीं आती। हमें पता है कि इनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, इनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ला ताल्लुकी अगर होती है, जेन्युइन ला ताल्लुकी, तो सबसे बड़ा सियासी नुकसान जो है वो मुस्तफा कमाल साहब को नॉट एट ऑल जेन्युइन ला ताल्लुकी करके अमन फैला दें यहाँ पर और जो है वो बैनर लगने पे परेशान ना हो बिल्कुल, और जो है वो मरकर जन्नत में जाना चाहें, बगैर मरे जन्नत में नहीं जाने की ख्वाहिश होनी चाहिए, मरकर जाएं जन्नत में। जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, मरो पहले उसके बाद जन्नत में जाओ, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मरोगे नहीं और जन्नत में जाओगे। तो ये बिल्कुल इन बातों से टेंशन नहीं लें, बैनर चैनल लगने से, और साबित कदम रहें और अल्ताफ हुसैन के लिए सच बोलें। सिर्फ 22 तारीख की स्पीच से ताल्लुकी ना करें, उनके लिए माफ़ी के दरवाजे खोलने की बात ना करें, उनको सुनने की बात ना करें, ये तरमीन वमीम आइन वाइन के ड्रामे ना करें, बोलें कि वो रॉ का एजेंट था। लेकिन अगर माइनस कर दें अल्ताफ हुसैन साहब को, आप इस पिक्चर मैं मफरूजा ले रहा हूं यार, मफरूजे बहुत बात कर ली ना, बेसिस करो ना शहजाद भाई। देखो हो गया कुछ, फारूक साहब का दिमाग घूम गया जैसे आपका दिमाग घूमा था, ला ताल्लुकी हो गई, माइनस हो गया अल्ताफ हुसैन, फिर आपकी सियासत का रुख किस तरफ होगा? ज्यादती ये ज्यादती है। आप इस पूरे अपने व्यूअर्स के साथ ज्यादती कर रहे हो। आप मैं तो मफरूजा दे रहा हूं। नहीं, मफरूजा गलत बेसिस पे, मफरूजा भी किसी बेसिस पे होता है। आप उसकी जो है वो कंटेंट जो है ना, उसकी जो बेसिस है उसको कैसे आप, मेरे कंटेंट की बेसिस ये है, लेट्स सपोज मैं डॉक्टर फारूक उस्ताद साहब की बात पे यकीन कर लेता हूं, एक आपका व्यू है, एक उनका व्यू है, वो कहते हैं ला ताल्लुकी। नहीं शहजाद भाई सुनो ना, फेस वैल्यू पे ले लेना थोड़ी देर, आपका बड़ा साथ रहा है डॉक्टर साहब के साथ, फेस वैल्यू पे ले लेना उनको। हेयर मी आउट, वो जब तक ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई अल्ताफ उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो केसेस डील करते रहे हैं, उन्होंने इंडिया में बैठे हुए महमूद सिद्दीकी का पासपोर्ट बनाकर उसके ऊपर वीज़ा लगवाया इंडिया से, इंडिया का यहाँ पे मिनिस्टर थे, लेकर ट्रेवल करके गए हैं, एम अनवर साहब को डिलीवर करके आए, वहाँ से पासपोर्ट पकड़ा गया, कहते हैं रॉक एजेंट नहीं, पता नहीं है इनको 18 सालों से। खालिद मकबूल बैठा हुआ है और लोग हैं, बाखरी साहब वहाँ बैठे हुए हैं कनाडा में, ये सारे, उनको साउथ का सेटअप का नहीं पता, उनके यहाँ। यार क्या बातें कर रहे हैं फारूक भाई, क्या वो, यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे तुम लोग ये सारी बातें करते हो, मुझे ऐसा लगता है यार मजाक कर रहा हूँ सब मिलकर। यही तो मैं कह रहा हूँ, और नन्हे से यही तो है, लेकिन कौम को वो गलत रास्ते पे लेकर जा रहे हैं ना, कौम को गलत रास्ते में कैसे कौम को झूठ बोलने दूं इनको, ये इनके फेस वैल्यू पे मैं कैसे झूठ बोलने दूं? मैं तो जब ये झूठ बोलेंगे मैं सच बोलूंगा, तो बेसिस होनी चाहिए। देखो मैं इतनी सारी चीजें बातें जानने के बावजूद भी तुम्हारा नहीं ख्याल है कि मैं बहुत ज्यादा, मैं दिल में रख कर जो है मैं अभी भी बहुत ज्यादा एहतराम और इज्जत, मैं अगर इनके ऊपर से प्रोग्राम करने पे आ जाऊं, शहजाद भाई बस छोड़, अभी यहीं पे खत्म करते हैं इसको। नहीं खड़े हो सकते हमारे सामने, नहीं खड़े हो सकते। देखो इंसान का कैरेक्टर उसको बहादुर और कमजोर बनाता है, बहादुर और बुज़दिल। कोई बॉडी बिल्डर नहीं होता बहादुर बनने के लिए, उसको बॉडी बिल्डरिंग नहीं चाहिए। एक अहम सवाल जो ये पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर के हवाले से ही है, और ये मैंने अभी पिछले हफ्ते मुशर्रफ साहब से भी इंटरव्यू में किया, उनसे भी मैंने कहा आपने इनके साथ अलायंस बनाया, एमक्यूएम को इत्तेहादी बनाया, उससे पहले भी एक तकरीर थी जो इंडिया में जाके की थी तकसीम के खिलाफ अल्ताफ हुसैन साहब ने। वो इतनी बुरी नहीं थी शायद, मुर्दाबाद के नारे नहीं लगवाए, उसमें उन्होंने कहा कि हमें कबूल कर लेगा इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को कहा। नहीं, उसने ही कहा कि भाई देखो, उसमें ये तकरीर के अल्फाज में बताता हूं, उन्होंने कहा कि ये दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द मैनकाइंड ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, ये बोला माशाल्लाह, याद है जी बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बट, और आगे उन्होंने कहा बट
ना दिस इज द रियलिटी, ना इंडिया एंड पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट ईच अदर, ये वाली बात की उन्होंने आगे। नहीं, उसमें ये भी कहा कि अगर हम हमारे साथ बदसलूकी होती है मुहाजिरों के साथ तो हमें एक्सेप्ट कर लें, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट। छोटी बात, सारी बातों से छोटी बात है, इतना मसला नहीं है उसमें। अच्छा, इतना सारा मसला नहीं है उसमें। ये वाली बात की कि रियलिटी भी है, ये दोनों अब रियलिटी हो गए, एक दूसरे को की रिस्पेक्ट करें, इन बॉर्डरों की रिस्पेक्ट करें, रियलिटी हो गई है सारी, ये सारी बातें की हैं उसके अंदर। आप तो उसके बाद मेयर भी बने, लेकिन मीडिया पे 2006-7 में इस तकरीर पे बहुत इमरान खान साहब लेकर आए थे। ये मुझे पता है, मुझे पता है, आप नहीं समझते कोई इसमें इतनी कोई चीज नहीं, इसके अगर पूरे कंटेंट को सुनोगे तो इस पर सारी चीजों में वो इतनी कोई बुराई नहीं है। रॉ से डॉक्यूमेंट्स जो स्कॉटलैंड यार्ड के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सबने देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, उस पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। यहाँ पे सरफराज मर्चेंट साहब भी आए, FIA की जो कमेटी बनी थी उसके अंदर आके पेश हुए। सर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको भी एक स्टेप आगे नहीं लेना चाहिए? मतलब कोर्ट जाएं, दरवाजा खटखटाएं, टीवी शो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक तो आप ये बात कर रहे हैं और बहुत दफा कर चुके हैं, हमने एविडेंसेस देखे, आप क्यों नहीं आगे क्यों नहीं बढ़ते एक कदम? कोर्ट क्यों? फिर वजीर आज़म क्या करेंगे, वजीर दाखिला क्या करेंगे? और कोर्ट कौन से कोर्ट, जिस कोर्ट ने जो है वो अनीस कायम खानी को झूठे मुकदमे में बंद कर रखा है, जिसकी जो है वो 164 की जो है चालान जो है ना, उस पे जो है वो ये लिखा हुआ है कि अनीस कायम खानी ने कंसेशन लिए हैं लोगों को। उसमें ये भी पूरा अगर 164 का बयान भी पढ़ लें तो उसमें लिखा हुआ है कि ये भी नहीं लिखा गया कि किसी टेररिस्ट का इलाज करवाया, बल्कि लिखा कि अनीस कायम खानी भी कॉल करते थे और वो जो है वो कंसेशंस मांगे उन्होंने किसी अपने इलाज में कुछ लोगों के लिए। अनीस कायम खानी ने आज तक कभी फ़ोन ही नहीं किया। तो फिर अनीस कायम खानी बेकसूर है इस केस में, तो इस केस पे फिर वसीम अख्तर साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, ये तमाम लोग बेकसूर हैं। बिल्कुल, मैं तो बोल चुका हूँ पहले, ये तो आप ये कोई देयर इज नो ब्रेकिंग न्यूज़, ये तो मैं पहले दिन बोल चुका हूँ कि इस केस में कम से कम मुझे पता है कि मैं वो शख्स नहीं हूँ कि हर गिरीवी गाय के ऊपर जो कूदने नहीं, ऐसा चक्कर नहीं है। आपने मेरे शो में अमजद साबरी वाली बात भी की थी कि कोई हमारे लिए फंड रेजिंग नहीं की थी, नहीं की थी वो, अदरवाइज मैं उसको ओन कर सकता था। मैंने पहले दिन ये वाली बात की है कि नहीं यार, ये वसीम अख्तर जो है वो लाख हमारी जो है वो हमारे इख्तलाफात सारी चीज़ें जी, हमें उसके आप और इल्ज़ाम लगाओ, मैं बोलूँगा हाँ करता है ये वाला काम। फ़ोन करके जो है वो रऊफ सिद्दीकी फ़ोन करके डॉक्टर आसिम से इलाज करवाना, ये वाला काम उसका था ही नहीं। मैं पार्टी को जानता हूँ, पार्टी में कौन, अगर ये होता भी तो कौन करवाता है काम? तो इसमें पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, MQM हो, उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है कि वो ये करवा रहे हैं। तो आप समझते हैं अनीस कायम खानी साहब के खिलाफ भी जो कुछ हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है? वेल आई एम नॉट श्योर कि ये वो किसने इसकी FIR कटवाई और कैसे हुआ है सारा सिलसिला, लेकिन डेफिनेटली अभी तो कौन है? या तो गवर्नमेंट हो सकती है। अच्छा, कोर्ट क्या कर रही है? कोर्ट भी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे चल रही है। वो तो कहते हैं कि सारा ये जाल बिछाया हुआ। अच्छा, अगर कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे चली तो फिर तो आफरीन है वाह जबरदस्त। अच्छा, नेशनल पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा बात करते हैं। एक शॉट है डॉक्टर कादरी साहब का, मैं सुनवाना चाहूँगा। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भी इंडियन एजेंट के हवाले से बात की, ज़रा सुनिए कादरी साहब क्या फरमा रहे थे। नवाज शरीफ साहबान और शहबाज शरीफ साहिबान ये इंडियन एजेंट हैं, इनका पाकिस्तान के मसनद इक़्तिदार पर बैठना पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहिबान की शुगर मिलों में 300 से ज्यादा इंडियन बैठे हैं। कलभूषण यादव, उसकी टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिल से मिला था। डॉक्टर कादरी साहब ने अभी जो अपनी रैली की थी पिंडी में, उसमें उन्होंने नवाज शरीफ को भी इंडियन एजेंट कहा है। मैं चाहूँगा इस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आपने तो MK अल्ताफ हुसैन पे ये इल्ज़ाम लगाया, वो मुल्क के वज़ीर आज़म पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रमज़ान शुगर मिल से कोई कनेक्शन निकल आया। देखिए, अल्ताफ हुसैन के ऊपर जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो प्रूफ्स है ना, मैं जितनी उससे तो बहुत ज़्यादा होंगे प्रूफ्स तो, लेकिन जितने चीज़ों में मैं एक्सेस है मेरे पास, मैं उन्हीं के बेसिस पे सारी बात करता हूँ। मेरे पास जो है वो एक्सेस नहीं है। आई मीन वो जब कह रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास प्रूफ होंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात वो कैसे कह रहे होंगे। तो मैं जब उनके बारे में बात करता हूँ तो आपको पता है मैं फिर ज़ेर ज़बर भी आगे पीछे नहीं करता। जितना मुझे एक्सेस है इन्फॉर्मेशन पे, मैं उतनी ही बात करता हूँ। सही। और इस सारे इशू पे जो तहरीक इंसाफ सड़कों पे है, पनामा के इशू पे एहतसाब चाहते हैं, किसास जी मैं समझता हूँ कादरी साहब की PSP कहाँ खड़ी है? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ साहब ने इसको मिस हैंडल किया है और इसको जो है वो उन्होंने मौका प्रोवाइड किया है। इनको दोनों केसेस में, पनामा में भी और कसास वाले केस में भी उन्होंने मौका प्रोवाइड किया है कि वो रिजॉल्व करते हैं ना इन मैटर को। डेफिनेटली लोग तो मरे हैं, उसके ऊपर वो कोई कार्रवाई करते, लोगों को गिरफ्तार करते। इतना आप लोग स्टैब्लिश हो गए कि अब आपसे PTI वगैरह इन इश्यूज पे राब्ते करें, आप उनसे राब्ते करें कि हम भी इस मुहिम में शामिल होना चाह रहे हैं? वो नहीं, हमारा नहीं कंसर्न है। एज अ पाकिस्तानी बिल्कुल कंसर्न है। हमारी सारी सही बातों के साथ हमारी हमदर्दियाँ हमेशा रहेंगी। जब हम बात करने का मौका आएगा बात भी करते हैं और हम करते रहें। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और व्यूअर्स को भी। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आपके पुराने साथी, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आपसे माफ़ी मांगी थी।
उस माफी का जवाब मैं आपसे लूंगा और क्यों माफी मांगी थी वो दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पिछले हफ्ते डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कंसीड किया। उन्होंने कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो बातें 3 मार्च से मैं सुनता हुआ आया हूँ, उस तकरीर के बाद जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 22 तारीख को की, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, तो उन्होंने इस चीज़ पर एतराफ़ किया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बातें ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा आपने तनकीद की, उन पर आप उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए ज़रा। इन तमाम चीजों में आपने मुस्तफा कमाल साहब की मजम्मत क्यों की? जो आपने मुझे बातें बताई, मुहाजिरों को इकट्ठा करना, वो भी ये बात करते हैं, क्रिमिनल्स को खत्म करना, एमक्यूएम से वो भी ये बात करते हैं, तो आप लोगों का एजेंडा तो सेम है। मैंने ये गलत किया था। आपने गलत किया था? जी हाँ, क्योंकि मुझे कमाल मैंने गलत किया था क्योंकि जो अब हुआ है उससे बड़ा गलत कुछ नहीं हो सकता। मुस्तफा कमाल साहब ठीक थे, वो सही कह रहे हैं। आपने मेरे प्रोग्राम में उस दिन मुस्तफा मलिक साहब से माफी मांगी थी, मुस्तफा कमाल साहब से माफी मांगी, गलती की है तो मैं माफी मांगता हूँ, इसमें क्या बात है। मैं बिल्कुल मैं माजूर। तो मुस्तफा कमाल साहब उन्होंने कहा आप ठीक बात कर रहे थे, और मैंने कहा फिर आप तो तनकीद करते हैं टॉक शोज में मुस्तफा कमाल साहब पे, तो माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने माफ़ी मांग ली, कबूल करते हैं उनकी माफ़ी। और वो नहीं, मेरे तो दिल में उनके लिए कोई ऐसी बात है ही नहीं कि मैं उनको माफ़ी की या माफ़ करने की कोई बात हो। नहीं, मेरे लिए तो मैंने तो कभी भी दिल में इस तरह की कोई बात नहीं रखी है। जिसका जो दिल चाहे, देखें इट्स अ फ्री वर्ल्ड, सब लोग सारी बातें कर सकते हैं, और मैंने कभी कुछ तरह का कोई बुरा मान के या कोई चीज़ लेकर तो मैं दिल में बैठा नहीं हूँ। हर आदमी, बहुत सारे लोग मेरे लिए बात करते हैं। कोई PSP के लिए राब्ते वगैरह, क्योंकि एमक्यूएम तो वो छोड़ चुके हैं, मेरे ख्याल से पहली कैजुअलिटी वही थी उस तकरीर के बाद, आमिर लियाकत साहब, फिर आसिफ हुसैन साहब। PSP के लिए जो है वो PSP तो किसी से राब्ते नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। PSP से लोगों ने राब्ते किए, PSP किसी से राब्ते नहीं करती। PSP अगर राब्ते करने वाली होती तो 2 अफराद, अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल आने से पहले डॉक्टर सगीर से रब्ता करते, रज़ा हारून भाई से रब्ता करते, अनीस एडवोकेट से रब्ता करते, इफ्तिखार आलम से रब्ता करते, अशफाक मंगी भाई से रब्ता करते, यहाँ के सेक्टरों यूनिट से। कोई कुछ तो आप कम से कम हमें इतनी तो वर्थ है ना हमारी कि 20 अफराद तो खड़े कर सकते थे ना पहले दिन हम अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कर सकते थे, नहीं कर सकते, या नहीं कर सकते थे? अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल मिलकर 20 अफराद तो खड़े कर सकते थे अपने, बहुत कम से कम मैं कह रहा हूँ। आप 2 ही आए थे, हम 2 ही आए थे, तो हमने तो राब्ता नहीं किया है किसी से। ये हमारा मॉडल है। हमारा मॉडल यही है कि हमने आवाज़ लगानी है, दावत देनी है, किसी के पास नहीं जाना है। आवाज़ लगा रहे हैं, दावत दे रहे हैं, सबके कानों में आवाज़ जा रही है, सबके घरों तक आवाज़ जा रही है। जिसका दिल चाहता है हमारी दावत पे कबूल करता है, आता है, हमारे लिए दरवाजे सबके लिए खुले। यही दावत मेरे ख्याल से आसिफ हुसैन साहब के कानों तक भी पहुंची, उनके दिल में भी उतर गई, वो भी आपकी पार्टी में आ गए। लेकिन बीच में एक और इंसिडेंट हुआ था, 1 या 2 मरतबा उनकी हाजिरी हुई थी रेंजर्स के पास। जी जी। और फिर अगले दिन संडे को वो बैठे हुए थे और उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन की। हकीकत भी लोग इसको समझते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है, और पहले ही एमक्यूएम आप पे इल्ज़ाम लगाती रही है कि एस्टैब्लिशमेंट पुश कर रही है, फोर्स कर रही है कि PSP में शामिल हो वरना अंदर हो जाओ। तो एक तो ये बात, और दूसरा अगर आप इसको शायद डिनाई करेंगे लेकिन एक परसेप्शन तो जाएगा, तासुर तो जाएगा। मुझसे जब तजिया मांगा, मैंने भी कहा कल तो सुना था रेंजर्स के पास थे, आज PSP में हो गए, तो एमक्यूएम जो बात कर रही है, फारूक उस्ताद साहब बात कर रहे हैं, शायद उसमें कहीं ना कहीं जानो। एक दिन के लिए रेंजर्स मेरी बात सुन ले, सिर्फ फारूक सत्तार समेत सब लोग यहाँ पे होंगे जिस कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं। एक दिन मेरी बात सुन ले, एक दिन के लिए मेरे कहने पे चल पड़े। ये तो इतने आसान लोग हैं, तो अगर जो है मैं इस तरह से मुझे लोगों को लेना होता शहजाद भाई, तो ये सब लोग यहाँ पर होते। आप सुन ले मेरी बात। 22 तारीख को जिस दिन स्पीच हुई है ना, 23 तारीख को आसिफ हुसैन की कॉल आ गई थी। अगर मुझे ट्रैवल नहीं करना होता तो आसिफ हसनैन जो वो 23 तारीख को आ जाते हैं हमारे पास। परसेप्शन, चले ठीक है, मैं एक रियलिटी है, ठीक है, आप इसको डिनाई करेंगे। परसेप्शन है, परसेप्शन को कैसे दूर करेंगे? इट्स अ स्ट्रांग परसेप्शन। परसेप्शन वुड बी डेल्ट विद द स्पेन ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखो, अच्छा चलो मान लो एक लम्हे के लिए कि आसिफ हसनैन के साथ ये हुआ, और दूसरी ये जो सारे लोग हैं, सारे लोग, ये मजमा नजर आ रहा है हर तरफ, ये सारे, ये रज़ा हारून को भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है क्या? अनीस एडवोकेट को भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है क्या? इफ्तिखार आलम को भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है क्या? मशफाक मंगी को भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, अताउल्लाह कुर्द को, इफ्तिखार रंधावा को, इफ्तिखार आलम को, डॉक्टर सगीर को। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? क्या ये आसिया बीबी को भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है क्या? ये हफीज़ भाई जो PTI से एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है? नहीं यार शहजाद, क्या हो गया? अच्छा, कल इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर फारूक उस्ताद साहब ने, उन्होंने कहा, सुनिए क्या कहा। आसिफ हसनैन समेत जो लोग किसी दबाव की वजह से, डर और खौफ की वजह से उड़ के कहीं और चले गए हैं, तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी। ये सारे माइग्रेटरी बर्ड भी इंशाअल्लाह ताला
हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, ये इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कह रहे थे कि अब आप देखेंगे कि लोग वापस आएंगे एमक्यूएम में, जो पीएसपी गए हैं कहीं और गए, आसिफ हुसैन साहब का नाम लेके भी उन्होंने कहा कि अब वो भी वापस आएंगे। जबरदस्त। तो है कोई मैं इधर ही बुलाऊंगा आप लोगों को। जिस दिन आसिफ हुसैन साहब जाएंगे, यहाँ से जा रहे होंगे, मैं उनको एक फेयरवेल दूंगा। यहाँ पर खाने वाने लगे होंगे सारे, दावत दूँ। मैं साथियों से कहूँगा तालियां बजाएं उनके लिए, पूरों के हाथ डालें। अगर फारूक सत्तार ने मुझे एड्रेस बताया तो मैं उस एड्रेस पर छोड़कर आऊँगा, वरना इधर जाकर गाड़ी में अपने हाथों से बिठा कर आऊंगा और हमेशा उससे ताल्लुक रखूंगा जाने वाले से। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, 30 साल का साथ वहाँ था, वहाँ से यहाँ गए, टाउन नाजिम से एमएनए बने, हाँ। तो यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं। तो मैं कब कह रहा हूँ, रोक कर रहा हूँ, तो आप सुनना क्या चाह रहे हो? आप जो कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, नहीं मैं तो का इज़हार कर रहे हैं, नहीं एतमाद नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं जाएंगे, चले जाएं यार। आसिफ हुसैन क्या सब जो भी है उसके लिए, अब ये मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी का ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने। ये हमारी पार्टी पॉलिसी है कि जाने वाला बताए, डेट टाइम बताए, जिस वक्त जा रहा है इधर हम जो है वो उसके लिए बड़ा अच्छा सा खाने का बंदोबस्त करेंगे, फेयरवेल देंगे उसको, उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने चंद दिन चंद लम्हा। ये तो नहीं कहेंगे जो मुस्तफा कमाल का गद्दार है वो मौत का हकदार है, पहले होने दो सारा, उसके बाद देखते हैं। वैसे उससे याद आया उस दिन आपकी तकरीर, मेरे ख्याल से वो एक ऐसी तकरीर है जो हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए, हर सूबे में होनी चाहिए कि असला फेंको और किताबें और कंप्यूटर खरीदो। यही हमारा जेवर है, यही हमारा हथियार है। इसी हथियार से हम दुनिया में हुक्मरानी कर सकते हैं, दुनिया में, ना कि सिर्फ अपने शहर मुल्क सूबे में, दुनिया में हुक्मरानी कर सकते हैं। हथियार हमारा, हमारी तालीम हमारा हथियार है, यही हमारा जेवर है। ये से टीटी बंदूक पिस्तौल से क्लाशनकोफ से नहीं सुधरने वाले। आप कहते हैं आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है अक्रॉस पाकिस्तान और खासतौर पे कराची जाए, लांडी जाए, कुरंगी जाए, जौहर जाए, आप कहते हैं अच्छा रिस्पांस मिला है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे अपना एक जलसा कर रही है, वैसे तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को यकजहती के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनके लिए भी एक सियासी कमबैक का होगा। 2013 में गेंस थे उनके, काफी लूज किया, इसके बाद कहाँ खड़ी है तहरीक इंसाफ और आपके कंपटीशन में कहाँ है? मैं सियासी बात कर रहा हूँ, वोट के लिहाज से। देखो मुझे जो है वो इस वाली बात पे कोई हमारे फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कौन कहाँ कैसी पॉलिटिक्स कर रहा है। हम तो उस माहौल के लिए काम कर रहे हैं कि जहाँ पर एक ही शहर में एक ही टेबल पे बैठकर एक पीटीआई वाला बैठे, एमक्यूएम वाला बैठे, अगर एमक्यूएम रह गई बाकी, पीएसपी वाला बैठे, जमात इस्लामी वाला बैठे, पीपल्स पार्टी वाला बैठे, तहकीकी वाला बैठे अगर रह गई हकीकी बाकी, और सब लोग बैठकर जो है वो अपने अपने ख्यालात पे कायम रहें, उसकी अपनी गम में खुशी में शरीक हों, और जिसको चाहें जाकर वोट दें, वापस आकर बैठे तो आपस में वही मोहब्बत हो। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? क्यों मारेंगे एक दूसरे को? क्यों लड़ेंगे? इलेक्शन तो लड़ेंगे। हाँ, इलेक्शन लड़ेंगे अपने अपने नजरिए पे ना। मैं जाकर आपको बताऊंगा कि भाई मेरा ये नजरिया है, पीटीआई वाला आकर आपको बताएगा। कहां खड़ी है? डू यू थिंक यू आर मोर पॉपुलर देन पीटीआई इन कराची? दैट पीपल आर द बेस्ट जजेस, आई एम नॉट द वन। पीपल आर द बेस्ट जजेस। ये कहा जा रहा है कि अब एमक्यूएम आप देखेंगे 2-3 ग्रुप्स होंगे, एक आपको एक्स एमक्यूएम हो गई, एक एमक्यूएम पाकिस्तान, एक्स एमक्यूएम में कह रहा हूं, एक्स एमक्यूएम, ठीक है, लेकिन वो एक आपकी पुरानी, इन लोगों को रहने दो ग्रुप शुरू, हमें तो ना बनाओ, हम पाकिस्तान जमीन पार्टी है भाई पूरे पाकिस्तान की। सियासी मंजरनामा आपको नजर आ रहा है 2-3 एमक्यूएम धड़े होंगे और ये होगा आगे? कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, नहीं कोई भी नहीं होगा, अच्छा कोई भी नहीं होगा। इस वक्त जो एक स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं, मसमार किए जा रहे हैं एमक्यूएम के दफातर, सील किए जा रहे हैं उनके दफातर, इस पर आपकी क्या राय है? गलत प्रोडक्टिव है, काउंटर प्रोडक्टिव? नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव, गलत कर रहे हैं। इन दीवारों ने, इन तस्वीरों ने तो नहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया है, टाइमिंग गलत है इसकी। और जो जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया है उसको आप आइन से सिर्फ नाम निकाल के आप मुतमईन हो गए। तो ये मसमार अगर इनके दफातर होते हैं तो सियासी एमक्यूएम को फायदा होता है, नुकसान? हाँ, सिंपैथी गेन करेंगे ना 2-4-10 लोगों के दिलों में। आपका सियासी नुकसान होगा इसमें? मेरा सियासी क्यों नुकसान होगा? मेरा क्यों नुकसान होगा? उनका फायदा तो आपका नहीं, 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 ऐसा नहीं है मेरा। आप मुझे बहुत ही नैरो स्केल कर रहे हो, गेज कर रहे हो सारी चीजें। हम पंजाब में भी ये कहते हैं ना, अगर सियासी फायदा पीएमएलएन का होगा तो पीटीआई का नुकसान होगा, ये ऐसे ही होता है। नहीं ऐसा इतना। एक सवाल मैंने आपसे अपने प्रोग्राम में किया था अर्ली डेज जब आप पाकिस्तान वापस आए थे, और जितने लोगों ने भी आपसे किया था आपने अवॉइड किया था डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के वाले से, आपने कहा मुझे नहीं पता, अवॉइड किया। लेकिन अभी जब जिस दिन आसिफ हुसैन साहब ने आपको ज्वाइन किया, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला कहा था। आपने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार को नहीं पता कि अल्ताफ हुसैन ने जो है वो डॉक्टर इमरान फारूक को मरवाया। तो ये कहाँ से इसमें पकड़े गए ना लोग? पकड़े नहीं गए क्या? पकड़े अभी भाई, इसमें कौन सी बात है? पकड़े गए ना लोग। वो तो उससे पहले भी अरेस्टेड थे ना, जो स्कॉटलैंड यार्ड ने भी पकड़े थे, जो शवायद दिए थे। नहीं, लेकिन उससे पहले आप बात नहीं कर रहे थे। उस वक्त तक उनके बारे में स्पेकुलेशंस थी ना। स्कॉटलैंड यार्ड ने नहीं पकड़े डॉक्टर इमरान फारूक। स्कॉटलैंड यार्ड ने नक्शे वक्शे, नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड ने तो सिर्फ जो अगर किसी को अरेस्ट किया तो वो इफ्तिखार कुरैशी को किया अरेस्ट। नहीं, उन्होंने वो पिक्चर्स उनकी रिलीज की थी। हाँ, तो उसमें नहीं पता चला। ये तो आपको तो रिवील मुकम्मल यकीन है कि वो एक इंटरनल जॉब थी? उन्होंने रिवील किया ना यहाँ पे, तो रिवील हो गए ना अब तो 5 सालों के बाद। अब तो फारूक भाई को पता है सारा कुछ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।